हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो एक रिपोर्ट द इकोनॉमिक टाइम्स द्वारा पब्लिश करी गई है जिसमें बताया जा रहा है कि इस बार जो प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रो इंडिया विजिट करेंगे उसमें रफाल मेगा डील को लेकर डिस्कशन हो सकता है, जहां पर 114 के अराउंड रफाल लेने की रिक्वायरमेंट एयरफोर्स ने सामने रखी है, जिसको लेकर चर्चाएं आगे बढ़ सकती हैं। तो इंडियन एयरफोर्स द्वारा पहले ही प्रपोजल आगे बढ़ाया जा चुका है इन प्लेटफॉर्म्स को एक्वायर करने के लिए, जिसको लेकर गवर्नमेंट द्वारा कहा गया था कि परसेंटेज ऑफ इंडिजनाइजेशन यहाँ पर बढ़ाना चाहिए, उसके बाद ही इस चीज़ को कंसिडर किया जाएगा। तो उसको लेकर भी एक तरीके से सहमति बनती नज़र आ रही है और कहा जा रहा है कि ये परसेंटेज ऑफ इंडिजनाइजेशन 60% तक जा सकता है, जिसके बाद डीसी द्वारा इस डील को क्लियर किया जाएगा। फिर प्राइस नेगोशिएशन का जो पीरियड है वो स्टार्ट होगा और अल्टीमेटली अग्रीड प्राइस पर सीसीएस नॉट के बाद डील साइन होगी। तो कोशिश करी जाएगी कि इस साल के एंड से पहले डील साइन कर ली जाए या फिर नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में ये डील साइन करी जाए, तभी आपको ये प्लेटफॉर्म 2030 के अराउंड मिल पाएंगे। तो एक तरीके से ये चीज़ ऑलमोस्ट तय लग रही है कि 114 रफाल के ऑर्डर्स यहाँ पर होने हैं और बहुत ज़्यादा समय भी यहाँ पर नहीं लगाया जाएगा। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिस पर ध्यान देने की रिक्वायरमेंट है इस पूरी डील के दौरान, जैसे कि जो पूरी डील है इसका प्राइस क्या पहुँच रहा है। इनिशियली 2 लाख करोड़ के अराउंड ये बताया गया था, जो कि $22 बिलियन के अप्रॉक्स होता है। 114 एयरक्राफ्ट के लिए अगर ये प्राइस है, जिसमें एयरक्राफ्ट का वेपन पैकेज भी इंक्लूड हो रहा है, तो ये कॉम्पिटिटिव प्राइस है। और इवन F-16 ब्लॉक 70 की जो लेटेस्ट डील्स हो रही हैं उनके प्राइस से भी कम है। ये चीज़ हम पहले प्रूव कर चुके हैं। लोकल मैन्युफैक्चरिंग मोर और लेस कंफर्म्ड है कि ये होनी है। अब यहाँ पर ये देखना ज़रूरी है कि परसेंटेज ऑफ इंडिजनाइजेशन क्या जाता है। 60% की यहाँ पर बात करी जा रही है, लेकिन ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि खाली लाइसेंसिंग के थ्रू ये परसेंटेज अचीव किया जाएगा या फिर एक्चुअल में लोकल कंपोनेंट्स यहाँ पर लगेंगे, क्योंकि इनिशियली इंडिजिनस रडार के लगाने की भी बात यहाँ पर चल रही थी, जिसमें उत्तम का एक वेरिएंट लगना था। तो अगर ये अग्री भी किया जाता है तो इनिशियल बैच में तो लगकर नहीं आएगा। तीसरी चीज़ जो यहाँ पर देखने वाली है वो ये है कि क्या इंडिजिनस वेपन्स यहाँ पर लगते हैं या नहीं लगते हैं, क्योंकि रफाल एम की डील के साथ ही ये चीज़ अग्री कर ली गई है, जहाँ पर जो नेवी के रफाल होंगे उसमें भी इंडियन वेपन्स को लगाने की कोशिश करी जाएगी। साथ में ये भी देखना इंटरेस्टिंग होगा कि यहाँ पर इंडिजिनस डेटा लिंक लगाया जाता है या नहीं, क्योंकि अभी के जो रफाल हैं ये फ्रेंच डेटा लिंक का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से जो एग्जिस्टिंग इंडियन एयरफोर्स के प्लेटफॉर्म्स हैं उनसे जो इनका लिंक है वो एग्जिस्ट तो करता है, पर जिस एक्सटेंट तक होना चाहिए उस एक्सटेंट तक नहीं है। साथ ही ये देखना भी इंटरेस्टिंग होगा कि जो M88 इंजन है उसको लोकली प्रोड्यूस किया जाता है या फिर नहीं, क्योंकि जो इंजन है उसको लोकली प्रोड्यूस किया जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सैफरन के साथ हम पहले ही कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाले हैं आमका के इंजन को डेवलप करने के लिए। साथ में M88 की MRO फैसिलिटी तो इंडिया में खुलेगी ही, इसलिए सेंस बनाता है कि इन इंजन्स को भी इंडिया में मैन्युफैक्चर किया जाए। तो ये कुछ की पॉइंट्स हैं जिन पर नज़र बनाने की रिक्वायरमेंट है। बाकी यहाँ पर एक और की पॉइंट है जो कि मिसिंग है, लेकिन जिस पर लोग सवाल उठाते हैं, और वो की पॉइंट है इस प्लेटफॉर्म के सोर्स कोड को लेकर। तो सवाल ये है कि क्या फ्रांस सोर्स कोड प्रोवाइड कराएगा रफाल का, जिसकी वजह से हम इस प्लेटफॉर्म पर पूरा कंट्रोल रख पाएंगे। तो इस पॉइंट को हमने जानबूझ के बाहर रखा है, क्योंकि सोर्स कोड मांगना ही समझदारी नहीं है। अगर आप कोई भी प्लेटफॉर्म इंपोर्ट कर रहे हैं और उसमें सामने वाला क्लेम कर रहा है कि वो आपको सोर्स कोड प्रोवाइड करा देगा, तो वो झूठ बोल रहा है, भले ही इस केस में रशिया ही क्यों ना हो, जहाँ पर ये रिपोर्ट्स आई थी कि रशिया पूरे सोर्स कोड प्रोवाइड कराएगा। पूरे सोर्स कोड कोई प्रोवाइड नहीं कराता है, चीज़ों को ट्विस्ट करके ज़रूर लोग प्रेजेंट कर देते हैं। तो कोई भी अपने दर्शकों की R&D को आपको ऐसे ही नहीं पकड़ा देगा। आप अगर प्रोडक्ट ले रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा वो आपको इतना एक्सेस प्रोवाइड करा देगा कि आप अपने खुद के इक्विपमेंट्स और वेपन्स लगा पाएँ, जो चीज़ हमें Su-30 MKI के साथ मिली हुई है, जहाँ पर मिशन कंप्यूटर भी हमारा है। तो ये चीज़ हम इनेबल कर सकते हैं रफाल में, जिसके अंतर्गत सफिशिएंट कंट्रोल हमें मिल जाएगा, लेकिन सोर्स कोड एक्सपेक्ट करना भी गलत होगा। और अगर उतना कंट्रोल मिल जाता है तो ये हमारे हिसाब से सफिशिएंट है। Su-30 MKI के साथ हमने उसका एडवांटेज उठाया है, वो चीज़ हम रफाल के साथ भी रिपीट कर सकते हैं। लेकिन अगर उतना भी कंट्रोल नहीं दिया जा रहा है तो गलत होगा। तो इस डील में काफ़ी इफ़ और बट्स हैं, तो उसका ध्यान हमें रखना है। बाकी एक और जो सवाल उठाया जाता है वो ये है कि जो हमें अभी रफाल मिले हुए हैं उनके साथ जो वेपन्स प्रॉमिस किए गए थे वो नहीं लगे हैं। मीटियोर इंटीग्रेशन को लेकर ये सवाल खासकर उठता है, और ये सवाल हमने भी इवन उठाया था, क्योंकि ऑप सिंदूर में भी ये मिसाइल एक्शन के बाहर रही थी। उसके बाद जितने भी एयर शोज़ हुए हैं वहाँ पर इन मिसाइल्स के साथ प्लेटफॉर्म को नहीं दिखाया गया है। इवन इंडियन रफाल्स को इंडिया में मीटियोर के साथ नहीं दिखा गया है, ऑल्दो पिक्चर्स एग्जिस्ट करती हैं जहाँ पर इंडियन रफाल में मीटियोर्स लगी हैं, पर वो इंडिया के बाहर क्लिक हुई हैं। तो ये सवाल हमारा भी था, जेन्युइन क्वेश्चन है, और हमने इसको लेकर कई जगह सवाल उठाया भी। हमें कई जवाब भी मिले, सोर्सेज हम नहीं कोट कर सकते, जहाँ पर एक तरीके से कन्फर्मेशन मिला कि हमारे पास मीटियोर्स एग्जिस्ट करती हैं
उसके बाद सिप्री की रिपोर्ट में भी ये चीज़ कंफर्म करी गई है और फिर कुछ ही दिनों पहले कुछ एविडेंस भी दिखे हैं जो कि ये चीज़ कंफर्म करते हैं। अनफॉर्चुनेटली उसे हम यहाँ पर शेयर नहीं कर सकते, पर ये चीज़ हम कह सकते हैं कि मीटियोर्स एग्जिस्ट करती हैं। अब ऑप्शन दूर में इनका इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया, आरटीआई में इनका रिप्लाई क्यों नहीं किया गया, पब्लिक में इनको क्यों नहीं दिखाया जाता, इसका जवाब हम नहीं दे सकते, लेकिन ये बात हम कह सकते हैं कि ये मिसाइल्स एग्जिस्ट करती हैं। बाकी ये बात भी हम रिपीट करना चाहेंगे कि खाली फ्रेंच वेपन पैकेज के साथ और एवियोनिक्स पैकेज के साथ ये प्लेटफॉर्म लंबे समय तक रेलेवेंट नहीं रह पाएगा, क्योंकि फ्रांस में ना ही एंटी रेडिएशन मिसाइल्स आती हैं, ना ही ज़्यादा कैपेबल स्टैंड ऑफ वेपन्स बनाए गए हैं, ना ही ज़्यादा कैपेबल BVR मिसाइल्स बनाई गई हैं। मीटियोर एक यूरोपियन मिसाइल है जिसकी वजह से ये एयरक्राफ्ट BVR में रेलेवेंट रहता है, पर अगर आप मीटियोर हटा दें तो मीका NG भी जो मॉडर्न BVR कॉम्बैट है उसके लिए सफिशेंट नहीं है। इसलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि अगर रफाल लिया जा रहा है तो उन्हें अस्त्र मार्क 2 और मार्क 3 मिसाइल से लैस किया जाए और रुद्रम सीरीज़ के मिसाइल्स का भी इंटीग्रेशन इनमें किया जाए, साथ में ब्रह्मोस NG को भी इनसे इंटीग्रेट किया जाए। इसलिए ये पॉइंट हमने ऐड किया है कि अगर रफाल के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं इतने बड़े ऑर्डर्स को लेकर, तो कम से कम ये चीज़ तो वहाँ पर होनी ही चाहिए। अब दूसरा बड़ा सवाल कि क्या हमारे पास इतना कैपिटल बजट है कि हम यहाँ पर इतना ज़्यादा अमाउंट स्पेंड करें और उसके बाद हमारे पास सफिशिएंट फंड बचे इंडिजिनस प्लेटफॉर्म्स को प्रिक्योर करने के लिए, जिसके अंतर्गत तेरस मार्क 2 और आर्म का लिए जाने हैं, क्योंकि अप्रोक्सीमेटली $22 बिलियन इस मेगा परचेज में चले जाएंगे, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट है। और एक बार बजट का शॉर्टेज हो गया तो फिर ये हमारे इंडिजिनस प्रोग्राम को कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता है। तो ये चीज़ हमें समझनी पड़ेगी कि इंडियन एयरफोर्स की हालत बहुत ख़राब है और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि दशकों से एयरफोर्स का जो प्रिक्योरमेंट ट्रेंड रहा है वो बहुत ख़राब रहा है। हमारी मैक्सिमम रिक्वायरमेंट जो एग्जिस्ट करती हैं वो दशकों पुरानी है और अभी तक उनको फुलफिल नहीं किया गया है। इवन अब हालत ये हो गई है कि हम कैपेबिलिटी को लूज़ कर रहे हैं और डेस्परेट कंडीशन में है। तो सबसे पहला जो गोल है वो ये है कि एयरफोर्स की कैपेबिलिटी को, प्रिसाइसली फाइटिंग कैपेबिलिटी को इम्प्रूव करना है, जिसको लेकर जो प्रैक्टिकल अप्रोच है उसके साथ हमें आगे बढ़ना होगा, जो कि मिक्सचर होगा इंपोर्ट्स का भी और इंडिजिनस वेपन्स का भी, क्योंकि रिक्वायरमेंट बहुत बड़ी है। हमने MiG-21, MiG-23, MiG-27 रिटायर किए और अभी तक उनकी रिप्लेसमेंट हम ला नहीं पाए हैं। तो एक्चुअल में जो रिक्वायरमेंट है हमें बहुत बड़े नंबर्स में है। तो इसी चीज़ को लेकर MOD द्वारा एम्पावर्ड कमेटी फॉर कैपेबिलिटी एनहेंसमेंट को बनाया गया था, जिसके हेड थे डिफेंस सेक्रेटरी राजेश कुमार सिंह, और इस कमेटी में एयरफोर्स के हाई रैंक ऑफिसर्स और DRDO चीफ भी शामिल थे। तो यहाँ पर एक ऐसी अप्रोच को बनाया गया है जिसके अंतर्गत प्रैक्टिकली अचीवेबल ऑब्जेक्टिव्स सामने रखे गए हैं। तो ये चीज़ DRDO चीफ द्वारा खुद करी गई थी कि एयरफोर्स को आगे चलते हुए कुछ इंपोर्ट्स करने पड़ेंगे, कुछ इंडिजिनस इक्विपमेंट्स को परचेज करना पड़ेगा और कई जगह पर दोनों का मिक्सचर भी होगा। तो इस कमेटी की जो रिपोर्ट है पिछले साल मार्च के अराउंड सबमिट करी गई थी और एयरफोर्स चीफ भी ये चीज़ कह चुके हैं कि एयरफोर्स की फिलहाल जो हालत है उसके अंतर्गत एयरफोर्स को जहाँ से जो मिल रहा है वो चाहिए। तो ये चीज़ हमें समझनी पड़ेगी कि यहाँ पर जो सॉल्यूशन सामने रखे गए हैं वो ऐसे नहीं है कि जो इंडिजिनस प्रोग्राम को किल कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर DRDO चीफ खुद इस कमेटी का पार्ट थे। यहाँ पर प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस देखे जा रहे हैं, तो इसीलिए जो अवेलेबल ऑप्शंस है पहले उनके साथ आगे बढ़ा जा रहा है। तो शुरुआत में हमने 83 तेरस मार्क 1 ऑर्डर किए थे, जिसमें से पहला भी एयरक्राफ्ट डिलीवर नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद भी हम 97 एडिशनल एयरक्राफ्ट के साथ आगे बढ़े, क्योंकि ये एयरक्राफ्ट ऑलमोस्ट बनकर तैयार हो गया है और डिलीवर होने वाला है। तो ये तय है कि ये एयरक्राफ्ट डिलीवर हो जाएगा एक बार अगर डिलीवरी स्टार्ट हो जाए। फिर रफाल को लेकर हम आगे इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि ये भी प्रैक्टिकल चॉइस है, अवेलेबल प्लेटफॉर्म्स है, पहले से ही आप इनका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अगर आप इनको परचेस करते हैं तो अच्छे खासे चांसेस हैं कि ये डिलीवर हो जाए, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म फ्लाई कर रहे हैं। तेरस मार्क 2 और आर्म का पर आप बेट कर सकते हैं, लेकिन अभी तक एयरक्राफ्ट का रोल आउट भी नहीं हुआ है, फर्स्ट फ्लाइट भी नहीं हुई है। तो ये चीज़ आप सर्टेनली नहीं कह सकते कि इस टाइमलाइन में ये प्लेटफॉर्म आपको मिल ही जाएंगे। तो फिलहाल सर्टेनिटी की तरफ आगे बढ़ा जा रहा है। रिक्वायरमेंट बहुत बड़ी है, अभी ही 500 के ऊपर एयरक्राफ्ट चाहिए, जब 52 स्क्वाड्रन के आसपास की रिक्वायरमेंट होगी तो नंबर्स और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो रफाल अगर 114 लिए जा रहे हैं, उससे तेरस मार्क 2 और आर्म का मार्केट खत्म नहीं हो रहा है। भले ही आपको ये लग रहा हो कि कैपिटल प्रोक्योरमेंट बजट जो है हम अपना खत्म कर रहे हैं, क्योंकि दशकों से आपने कुछ परचेज नहीं किया है। तो वहाँ पर सवाल ये उठ जाता है कि अगर आपने दशकों से कुछ खर्च नहीं किया है तो आपके पास कैपिटल प्रोक्योरमेंट बजट रिक्वायरमेंट पूरा करने के लिए क्यों नहीं है। और इसीलिए कहा जाता है कि पैसा परेशानी नहीं है, रिक्वायरमेंट बड़ी है। हमें ये देखना है कि अभी हम कैसे रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हैं। इसीलिए कई जगहों पर सेकेंड हैंड प्लेटफॉर्म्स को खरीद कर उनमें इंडिजिनस
अपग्रेड करके इस्तेमाल किया जाना है। जैसे कि एयर टू रिफ्यूलर्स के लिए हम IAI के साथ मिलकर बोइंग 767 को परचेस कर रहे हैं। सिमिलरली सेकेंड हैंड ERJ 145 प्लेटफॉर्म्स को लेकर हम नेत्र मार्क 1 बना रहे हैं। ये अगेन प्रैक्टिकल अप्रोच का ही पार्ट है। उसके बाद नेत्र मार्क 2 में भी हम सिमिलर अप्रोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं, जहां पर सेकंड हैंड एयरबस A321 को अपग्रेड किया जाना है। तो नेगेटिविटी की तरफ से हमें हटना पड़ेगा और पॉजिटिव एस्पेक्ट की तरफ देखना पड़ेगा। तो अगर इस कमेटी में खाली एयरफोर्स के ही हाई रैंकिंग ऑफिसर्स होते तो ये ब्लेम लगाया जा सकता था कि एयरफोर्स खाली इंपोर्ट की तरफ आगे बढ़ रही है, लेकिन यहाँ पर DRDO चीफ भी इन्वॉल्व है, तो ये इंडिकेट करता है कि यहाँ पर एक पैरेलल अप्रोच है। इसलिए तेरस मार्क 2 और आर्म जैसे प्रोग्राम में एयरफोर्स प्रॉपर बैकिंग कर रही है। बाकी तेरस मार्क 1 तो सक्सेस रहा ही है। तो यहाँ पर एयरफोर्स को अननेसेसरी क्रिटिसाइज करना, क्योंकि वो अपनी रिक्वायरमेंट को लेकर रफाल के डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं, सही नहीं होगा। बाकी रफाल ही क्यों, कोई दूसरा प्लेटफॉर्म क्यों नहीं, इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न है कि हम 36 रफाल्स को पहले से ऑपरेट कर रहे हैं। तो कोई भी प्लेटफॉर्म अगर आप ब्रांड न्यू परचेज करते हैं तो उनको प्रॉपरली ऑपरेशनलाइज करने में आधे से 1 दशक का समय लगता है। एयरक्राफ्ट सर्विस में आ गया इसका मतलब ये नहीं है कि वो प्रॉपरली ऑपरेशनलाइज हो गया। आपको अपनी कंडीशन के हिसाब से ये देखना होता है कि इस प्लेटफॉर्म को हम कैसे एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। ट्रेनिंग वगैरह मिलाकर कम से कम 5 साल का समय लगता है। तो अगर आप SU-57 को परचेस करते हैं या फिर कोई और दूसरा प्लेटफॉर्म परचेस करते हैं तो वो तुरंत आपको ऑपरेशनल नहीं हो जाएगा। लेकिन एयरफोर्स की जो रिक्वायरमेंट है उसके अंतर्गत उनको जल्द से जल्द ऑपरेशनल स्क्वाड्रन्स चाहिए। तो ये चीज़ रफाल के साथ ही पॉसिबल है, दूसरे प्लेटफॉर्म के साथ पॉसिबल नहीं है। बाकी अगर रफाल इतना कैपेबल प्लेटफॉर्म ना होता तो इस समय ये सबसे ज़्यादा डिमांड में ना होता। अगर आप इनके एक्सपोर्ट ऑर्डर संख्या को देखें तो वो मैसिव है, और इसके पीछे कारण ये है कि ये प्लेटफॉर्म कैपेबल है, इसलिए ये यूरोफाइटर टाइफून से भी ज़्यादा बिकता है। तो जो अननेसेसरी क्रिटिसिज्म रफाल के अगेंस्ट में आता है ये ज़्यादातर अजम्पशन पर है, जिसका कोई बेस नहीं है। इवन रक्षा मंत्री द्वारा ये चीज़ क्लियर करी गई कि रफाल ने ऑपरेशन सिंदूर में करिश्मा किया था। बाकी ये बात अलग है कि ये 4.5 जन एयरक्राफ्ट है, 5th जन नहीं है, तो 5th जन के बराबर कैपेबिलिटी आपको नहीं मिलेगी, लेकिन 4.5 जन में ये काफ़ी कैपेबल है। हाँ, यहाँ पर कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं, जो पॉइंट्स हमने सामने रखे वो सेटिस्फाई होना ज़रूरी है अगर यहाँ पर हम फेयर डील चाहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये प्लेटफॉर्म कैपेबल नहीं है। होपफुली आपके सारे पॉइंट्स कवर हुए हों। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।